हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग देखे कि किस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। सुल्तान बनने के पश्चात जैसा कि उसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किया था, अतः उसने सर्वप्रथम पूर्व सुल्तान के पुत्र अरकली खां सहित उसके परिवार के समस्त सदस्यों का कत्लेआम कराया। उसके पश्चात उसने बलबनी और जलाली अमीरों को जड़ से खत्म करने का प्रयास किया, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी यह जानता था कि यदि इस जलाली और बलबनी अमीरों में कोई भी शक्तिशाली रहेगा तो वह उसके साम्राज्य के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान है जिसने साम्राज्य विस्तार की नीति का अनुसरण किया और उसने अपने राज्यारोहण के साथ ही इस साम्राज्यवादी नीति को बढ़ाने का प्रयास किया। उसने अपने को सुल्तान तो 1292 ईस्वी में जब वह दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और मालवा पर आक्रमण करके भिसलानगर को लूटा, तभी वह अपार धन संपदा अर्जित कर लिया और स्वयं को कड़ा और मानिकपुर में ही सुल्तान घोषित कर लिया था। किंतु उसने अपना राज्याभिषेक दिल्ली के बलबन के द्वारा बनाया गया लाल महल में करवाया। अलाउद्दीन के समकालीन अमीर खुसरो और परवर्ती इमाम इसामी दोनों ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है। अपने कार्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी अनवरत युद्धों में व्यस्त रहा। उसने अधिकांश समय मध्य भारत, जिसमें चंदेरी, एलिचपुर, उज्जैन और मांडू जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को विजित करने में लगाया। केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त प्रांतपतियों को सीधे नियंत्रण में लाने का प्रयास किया। राजपूताना, यादव, होयसल व काकतीय राज्य करद राज्य थे, यानी कि वे सुल्तान को समय से कर देते थे। गुजरात सल्तनत का ही एक प्रांत बन गया था। पांड्य राजाओं ने अलाउद्दीन का कभी भी आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। दक्षिण भारत का वही एक पांड्य वंश ऐसा था जिसने अलाउद्दीन खिलजी का आधिपत्य न स्वीकार किया और न ही कभी हारा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कश्मीर आदि प्रांत दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र थे। अलाउद्दीन ने अपने शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण का अधिक सामना करना पड़ा। इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। विजयों और शत्रु को मित्र बनाने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो अलाउद्दीन की तुलना अकबर से की जा सकती है। अलाउद्दीन संभवतः पहला शासक था जिसने हिंदू राजाओं को उनकी पूर्व स्थिति में रहने दिया और केवल कर वसूल किया। 1303 ईस्वी में चित्तौड़ विजय अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी, क्योंकि इससे पूर्व कोई भी सुल्तान उसे जीत न सका था। उसने चित्तौड़ को जीतने के पश्चात अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर उसका नाम खिजराबाद रखा। इस अभियान में अमीर खुसरो ने भी हिस्सा लिया था। उसने 1301 ईस्वी में रणथंभौर के राज्य को भी दिल्ली सल्तनत में मिला लिया,
परंतु राजपूताना के अन्य राज्यों को शाही कानूनों के अंतर्गत लाने का उसने कोई प्रयत्न नहीं किया। जोधपुर के एक संस्कृत शिलालेख में कहा गया है कि अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी अत्याचारों से मुक्त हो गई। उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र राय को राय रायन की पदवी और चंदोवा देकर सम्मानित किया था। उसे 1 लाख सोने के टके दिए और नौसारी का जिला उसके राज्य में शामिल कर दिया गया। रामचंद्र ने अलाउद्दीन के आक्रमण से बाध्य होकर प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वायदा किया। अलाउद्दीन का यदि सैन्य अभ्यास को देखा जाए तो उसका प्रथम सैन्य अभियान 1298 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध हुआ। वहाँ का शासक बघेल राजपूत कर्ण था। इसी अभियान के समय कैम्बे से मलिक काफूर पकड़ा गया, जो कि उसका एक योग्य सेनापति शामिल हुआ और वह अपनी योग्यता से अलाउद्दीन खिलजी का प्रिय बन बैठा। अलाउद्दीन के समय में दक्षिण में सबसे पहला आक्रमण तेलंगाना पर किया गया। तेलंगाना का शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाकर और उसके गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण हेतु काफूर के पास भेजा। इसी अवसर पर प्रताप रुद्रदेव ने मलिक काफूर को संसार का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा दिया था, जो कि आज ब्रिटिशों द्वारा छीन लिया गया और आज भी वह इंग्लैंड में मौजूद है। वह हमारी सरकार को चाहिए कि वह जल्द से जल्द कूटनीतिक चाल चलते हुए उस विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे को स्वदेश लाना चाहिए। धन की दृष्टि से पांड्य राज्य पर किया गया आक्रमण मलिक काफूर का सबसे सफल आक्रमण था। दक्षिण भारत के देवगिरी नरेश रामचंद्र और होसलय नरेश बल्लाल देव दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजा थे, लेकिन अलाउद्दीन ने उन्हें अपने अधीन करने को मजबूर कर दिया और वे दिल्ली दरबार आए। बल्लाल देव ने अलाउद्दीन को एक विशेष खिलवत, एक मुकुट और एक छत्र तथा 10 लाख टकों की थैली भेंट स्वरूप प्रदान किया। दक्षिण भारत के राज्यों पर आक्रमण करने में अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय लालसा दोनों थी। वह सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने विंध्याचल पर्वतमाला को पार कर दक्षिणी प्रायद्वीप को जीतने का प्रयास किया। अलाउद्दीन के समय हुए मंगोलों के आक्रमणों का उद्देश्य भारत विजय अथवा प्रतिशोध की भावना थी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन ने 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनवाई तथा उसकी किलेबंदी की। अलाउद्दीन सिकंदर द्वितीय सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की प्रथम योजना यह थी कि एक नवीन धर्म की स्थापना करना तथा दूसरी योजना सिकंदर के समान अपनी विजय पताका दूर दूर तक फहराने की थी। इसामी के अनुसार शासन का किसी प्रदेश पर न्याय ऐसा होता है जैसे किसी बगीचे पर मानसून की वर्षा। अलाउद्दीन के काल में बहुत से विद्रोह हुए, जैसे अकूत खां, मलिक उमर, मंगू खान, हाजी मौला तथा नवीन मुसलमानों द्वारा आदि। इनमें पहला विद्रोह
नवीन मुसलमानों का था। राज्य के विद्रोह के दमन के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। नंबर 1, अमीर वर्ग की संपत्ति भूमि जब्त कर उसे खालसा कृषि योग्य भूमि बनाकर राजस्व में वृद्धि करना। नंबर 2, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया जाए। और नंबर 3, दिल्ली में मद्य निषेध कर दिया जाए। और चौथा, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और उसके उत्सवों पर रोक लगा दी जाए। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के विद्रोह को रोकने के लिए उन्हें एकजुट होने से अलग करने का भरसक प्रयास किया। अब उसकी राजत्व राजनीतिक आदर्श को समझ लेना आवश्यक है। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उसने राजनीति को धर्म से कभी प्रभावित नहीं होने दिया। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उसने उसके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमनिन खलीफा का नायब की उपाधि ग्रहण की। खजाइन फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा जैसी उपाधियों से विभूषित किया। उसने शासन में न तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों का सहारा लिया और न ही उलेमा वर्ग से सलाह ली और न ही खलीफा के नाम का सहारा लिया। वह एक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। अलाउद्दीन ने बलबन के जातीय उच्चतावादी नीति का त्याग किया और योग्यता के आधार पर पदों का विवरण किया। अब अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार पर विचार कर लेना आवश्यक है। प्रशासनिक सुधार के विषय में बर्नी के अनुसार एक बुद्धिमान वजीर के बिना राजत्व व्यर्थ है तथा सुल्तान के लिए एक बुद्धिमान वजीर से बढ़कर अभिमान और यश का दूसरा स्रोत नहीं है और न हो सकता है। अलाउद्दीन ने काजी मुगिसुद्दीन से कहा, यद्यपि मुझे कोई ज्ञान नहीं है और न मैंने कोई विशेष पुस्तक पढ़ी है, फिर भी मैं जन्म से मुसलमान हूँ। अलाउद्दीन ने राजधानी के आर्थिक मामलों की देखरेख के लिए दीवाने रियासत नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। दीवाने रियासत व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। मुस्तसिब जनसाधारण के आचार का रक्षक तथा देखभाल करने वाला अधिकारी था। वह बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था और नाप तौल का निरीक्षण करता रहता था। अलाउद्दीन ने अपने को व्यवस्थित करने के लिए गुप्तचर पद्धति को पूर्णतया संगठित किया। इस विभाग का मुख्य अधिकारी वरीद मुमालिक था। उसके अंतर्गत अनेक वरीद, जिन्हें संदेशवाहक के नाम से भी जाना जाता था, होते थे। वरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अनेक सूचनादाता नियुक्त किए जो मुन्हियन या मुन्ही कहलाते थे। खालसा रक्षित प्रदेशों का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था। अमीर और सहना इसका शासन संभालते थे। दिल्ली के आसपास के प्रदेश इस पद्धति के अंतर्गत आते थे। अलाउद्दीन ने सैनिक सुधार भी बहुत महत्वपूर्ण किए। उसने किलों या दुर्गों में
अनुभवी तथा विवेकशील सेना नायक नियुक्त किए और उन्हें कोतवाल नाम दिया। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया। उसने अस्थाई सेना गठन हेतु सीधी भर्ती की और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नकद वेतन देना प्रारंभ किया। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100 और 10 पर आधारित था, जो खानों, मलिकों, अमीरों, सिपह सालारों इत्यादि के अंतर्गत थे। 10,000 सैनिक की टुकड़ियों को तुमन कहा जाता था। निरीक्षण करने नियुक्त किए गए सैनिकों को सरकारी भाषा में मुरत्तब कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी का आर्थिक सुधार सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक था। उसने एक विशाल सेना के रखरखाव को देखते हुए आर्थिक सुधार लागू किए थे, जिसका विस्तृत वर्णन जियाउद्दीन वर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख़ फिरोजशाही में किया है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण के बारे में विस्तृत जानकारी तारीख़ फिरोजशाही बरनी से मिलती है। इसके अलावा अमीर खुसरो के खजाइन उल फुतूह इसामी की फुतूह सलातीन तथा इब्न बतूता के रहेला नामक ग्रंथ से भी इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बरनी ने अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करना बताया। बरनी का विचार है कि वह एक विशाल सेना रखा था जिसको नगद वेतन देना संभव नहीं था, अतः उसने यह प्रयास किया कि यदि वस्तुओं के दाम नियंत्रित कर दिया जाए तो कम वेतन पर भी हम एक विशाल सेना को रख सकते हैं। जबकि बरनी के इस विचार का समर्थन के.एम. लाल और इरफान ने भी किया है। जबकि अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य आम प्रजा को राहत पहुंचाना था। इसका समर्थन के.ए. निजामी और वी.पी. सक्सेना महोदय ने भी किया है। अलाउद्दीन ने मुल्तानी व्यापारियों को सरकारी ऋण उपलब्ध कराना जारी रखा। व्यापारियों से उपलब्ध मूल्य पर कपड़े खरीदे और उसे बाजार में लगान निर्धारित कर और नियंत्रित दाम पर बेचने का आदेश दिया। जब्ता भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान का निर्धारण करवाया। वह सबसे प्रथम एवं कठिन अधिनियम लागू करवाया। अलाउद्दीन ने विस्सा को पैमाइश की मानक इकाई निर्धारित किया। प्रति विस्सा उपज के आधे भाग को राज्य के हिस्से या लगान के रूप में निर्धारित किया गया। अलाउद्दीन के समय में कीमतों के सस्तेपन से अधिक महत्वपूर्ण था बाजार में निश्चित कीमतों की स्थिरता। यह उसके राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अलाउद्दीन ने राशनिंग व्यवस्था भी लागू की थी। मौसम के आकस्मिक परिवर्तनों का सामना करने के लिए अलाउद्दीन शासकीय अन्न भंडार बनवाए। इन गोदामों का अनाज केवल आपातकालीन स्थितियों में निकाला जाता था। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को शहदा या बाजार का
अधीक्षक नियुक्त किया। सराय ए अदल न्याय का स्थान। निर्मित वस्तुओं तथा बाजार के प्रदेशों के अधीनस्थ राज्यों तथा विदेशों से आने वाले माल का बाजार था। विशेष रूप से यह सरकारी धन से सहायता प्राप्त बाजार था। 20 गज का अच्छी श्रेणी का लट्ठा एक टंका में बिकता था। यही एक माप की जानकारी वर्णी देता है। अलाउद्दीन का अंतिम अधिनियम परवाना नवीस परमिट देने वाला अधिकारी की नियुक्ति और अधिकार से संबंधित था। तुर्की सुल्तानों में अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने वित्तीय तथा राजकीय सुधारों में गहरी रुचि ली थी। उसने सर्वप्रथम उन समस्त भूमि को वापस ले लिया जो अमीर वर्ग, शासकीय कर्मचारियों, विद्वानों और धर्मशास्त्रियों के पास राज्य की ओर से थी। अनुदान या पुरस्कार के रूप में थे। ये छोटी अक्ताओं के समान थे। गद्दी पर अपनी शक्ति के मजबूत होते ही अलाउद्दीन ने अमीरों का दमन प्रारंभ किया। सुल्तान के आदेश दिया कि सारी भू संपत्ति और अन्य भूमि जो लोगों के पास मिल्क संपत्ति, इनाम और वक्फ उपहार के रूप में मौजूद है, अब वापस ले ली जाए और उसे खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाए। अलाउद्दीन ने समस्त अमीरों का भू संपत्ति जब्त नहीं की थी। उसने ग्राम के मुखिया, जमींदारों, खुतों और साधारण किसानों, बलाहारों से संबंधित आदेश जारी किए तथा खुतों और मुकदमों के विशेषाधिकार छीन लिए गए। अलाउद्दीन ने मूल्य का निर्धारण मनमाने ढंग से न कर उत्पादन लागत के अनुसार किया था। अलाउद्दीन ने कर प्रणाली भी बहुत ही व्यवस्थित रूप से लागू किया था। कर प्रणाली अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया। मसाहत मापन की पद्धति के अंतर्गत समस्त भूमि पर 50% की एकीकृत दर से लगान वसूल किया जाता था। बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व को उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। राजस्व नकद एवं अनाज दोनों रूपों में वसूल किया जाता था। राजस्व के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने आवास कर, जिसे घरी कर के नाम से जाना जाता था, तथा चराई कर जो दुधारू पशुओं पर भी लगाया जाता था, करी या करही एक अन्य कर था। जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। यह स्त्रियों, बच्चों, विक्षिप्तों और अपंगों पर नहीं लगाया जाता था। खुम्स से राज्य को 5वां हिस्सा मिलता था और शेष 4/5 हिस्सा सैनिकों में बांट दिया जाता था। किंतु अलाउद्दीन तथा मोहम्मद बिन तुगलक ने नियम का उल्लंघन करते हुए खुम्स का 4/5 भाग राज्य के भाग के रूप में लिया। ज़कात केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था। यह संपत्ति का 40वां भाग 2.5% था। उसने सैनिकों को नकद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उसके समय में सैनिकों की भर्ती सेना मंत्री
आरिजे द्वारा की जाने लगी। उसके राजस्व एवं लागान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाउद्दीन का बाजार नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य सैनिकों के वेतन में कमी न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। अलाउद्दीन के समय में विशाल प्रदेशों को खालिसा भूमि में परिवर्तित कर दिया गया। खालिसा भूमि क्षेत्रों से लगान राज्य द्वारा सीधे वसूल किया जाने लगा। अलाउद्दीन ने राजस्व व्यवस्था से भ्रष्टाचार और लूट को खत्म करने के लिए एक नए विभाग दीवान ए मुख्तराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने न तो मुक्ता प्रथा समाप्त की और न खूती प्रथा अर्थात जमींदारी प्रथा। उसने केवल स्वामियों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। भूमि की पैमाइश कराकर सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल करने की व्यवस्था सर्वप्रथम अलाउद्दीन ने प्रारंभ की। उसने अमीर खुसरो तथा अमीर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान किया। उसके द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना गया है। अलाउद्दीन खिलजी इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का पहला एक ऐसा सुल्तान था जिसने साम्राज्य विस्तारवादी नीति का पालन करते हुए दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को विंध्याचल पर्वत के पार दक्षिण भारत तक फैलाया। परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुबारक शाह खिलजी 1316 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, लेकिन वह अधिक दिनों तक शासन नहीं कर पाया और 1320 ईस्वी में उसको शासन समाप्त करना पड़ा और एक तुगलक वंशी सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी हत्या कर दिया। मुबारक शाह खिलजी अपने पिता के समान योग्य नहीं था। वह पिता के कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और उसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था और उल इमाम उल वासिक बिल्लाह खिलाफत उल लह आदि उपाधि ग्रहण की। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसने शत्रुओं के विद्रोह करने पर उसने इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए। वर्णी के अनुसार मुबारक खिलजी कभी कभी दरबार में नग्नावस्था में आता था। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश की समाप्ति मुबारक शाह खिलजी के मृत्यु के बाद समाप्त हो गया।